गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका टी विद केमिस्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सब बढ़िया, सब सही। सेमेस्टर एग्जाम चूंकि नियरिंग है तो मैं सोचा क्यों ना आप लोग के लिए मैं एक वीडियो लेके आऊं जिसमें मैं सारे पीवाईक्यूज को करा दूं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम के पर्पज से, जिनसे आप लोग को मार्क्स गेन करने में काफी ज्यादा आसानी हो। तो आ चुका हूं मैं यहाँ पे लेकर के सेमेस्टर के कुछ बहुत ही प्यारे 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 पीवाईक्यूज। ठीक है, तो आज हम इन सबको क्या करेंगे, करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले सवाल के साथ। तो सबसे पहला सवाल क्या बच्चा, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक, आओ चलो क्लोरीनेशन कराते हैं मीथेन का इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो अगर इस सवाल को देखोगे तो तुम्हें क्या क्या चीजें इंटरप्रेट कर लेनी है सवाल को पढ़ते हैं कि सबसे पहले हमें क्लोरीनेशन कराना है। क्लोरीनेशन का मतलब होता है Cl2 का एडिशन कराना है, मीथेन पे कराना है, मीथेन दैट इज यानी कि CH4 पे कराना है। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट है, अगर आपको कहीं सनलाइट दिख जाए या फिर अगर आपको HNU लिखा दिख जाए, कि आपको हीट दिख जाए, ऐसे केसेस में आप कराते हो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ऐसे केसेस में आप क्या कराते हो बच्चा, आप कराते हो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। और जब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है बच्चा तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ठीक है, चलिए आइए तो शुरुआत करते हैं इस सवाल का। तो चलिए सबसे पहले अगर मैं इसके रिएक्शन को लिखूं तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ मीथेन है बच्चा, मीथेन आपका Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा ये बनाएगा आपका भैया CH3Cl प्लस HCl। अगले स्टेप में वापस से देखिए CH3Cl यहाँ फिर से आने वाला है, क्योंकि मैंने कहा था यहाँ पे आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो रहा है। तो यहाँ पर जो दूसरा प्रोडक्ट हमें मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी दिस, और फिर से एक मोल HCl यहाँ पर बाहर हो जाएगा। अगले स्टेप में वापस से इसको यहाँ लेके आइए, वापस से ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, क्लोरीन के साथ, क्या बनाएगा बच्चा CHCl3, और फिर से एक मोल HCl आपका बाहर हो जाएगा। अगले स्टेप में वापस से CHCl3 को यहाँ पर लेके आइए, ये फिर से आपका Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बना लेगा बेटा लाल, CCl4 बना लेगा प्लस HCl, एक और मोल बाहर हो जाएगा। ये रिएक्शन तब तक कंटिन्यू हो रही है देखिए दोस्तों, जब तक कि हर एक मॉलिक्यूल, हर एक एटम ऑफ HCl जो है वो निकल ना जाए, यानी कि जब तक कि सारे HCl आपके लॉस नहीं हो जाएंगे, जब तक सारे HCl आपके निकल नहीं जाएंगे, तब तक ये रिएक्शन जो है वो आपका चलता रहेगा। तो क्या यहाँ तक ये बात समझ में आ गई? क्या इस स्टेप तक आप लोग को ये बात समझ में आ गई है? चलिए, अगर यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई है तो अब हमें देखना पड़ेगा इसका मैकेनिज्म। अब हमें इसका क्या देखना पड़ेगा, अब हमें देखना पड़ेगा इसका मैकेनिज्म। तो अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूं तो यहाँ पर जो मैकेनिज्म यूज हो रहा है, यहाँ पर जिस मैकेनिज्म से इस रिएक्शन को कर रहे हैं दैट इज अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। वो कौन सा बच्चा, वो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में बच्चा जो इंटरमीडिएट होता है दैट इज अ फ्री रेडिकल। ठीक है, फ्री रेडिकल जान लोगे, फ्री रेडिकल यानी कि भैया ये आपका फ्री रेडिकल हो गया। क्लियर हो गया? आओ चलो बनाते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आपका बच्चे 3 स्टेप में होता है। तो 3 स्टेप की मैं बात कर लेता हूं। द फर्स्ट स्टेप इज इनिशिएशन, यानी भैया पहला फ्री रेडिकल बनाया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ HNU, सनलाइट, इलेक्ट्रिसिटी, परऑक्साइड। ठीक है, किसी के भी प्रेजेंस में आप जो है फ्री रेडिकल बना सकते हो। हालांकि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है सनलाइट, तो हमें ध्यान देना है। इनिशिएशन, द सेकंड स्टेप इज प्रोपागेशन। प्रोपागेशन यानी कि बच्चा हमने फ्री रेडिकल बना दिया, अब वो रिएक्शन में आगे प्रोपोगेट करेगा और बाकी फ्री रेडिकल्स का जनरेशन कराएगा। एंड द थर्ड स्टेप इज टर्मिनेशन। और तीसरा स्टेप क्या है, टर्मिनेशन है, यानी कि जब उसका काम खत्म हो जाएगा तो वो फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन करके कोई एक दूसरा स्टेबल प्रोडक्ट बना देंगे ताकि हमारा रिएक्शन जो है वो टर्मिनेट हो जाए। क्लियर हो गया? आओ चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है इनिशिएशन का। ठीक है, तो इनिशिएशन क्या बच्चा, इनिशिएशन मतलब होता है बच्चे जो ये आपका क्लोरीन है, क्लोरीन को जैसे ही आपको सनलाइट पड़ रही है, क्लोरीन जैसे ही सनलाइट के प्रेजेंस में जा रहा है, ये क्या कर रहा है, ये होमोलिटिकली क्लीव हो जा रहा है। कैसा क्लीवेज है बच्चा, होमोलिटिक क्लीवेज। क्या हो जा रहा है बच्चा, होमोलिटिक क्लीवेज हो जा रहा है यहाँ पर, और दो क्लोरीन के एटम्स जो है, दो क्लोरीन के फ्री रेडिकल जो है वो हमें ऑब्टेन हो जा रहे हैं। क्लियर दोस्त? तो इनिशिएशन में हमने क्या किया, हमने फ्री रेडिकल बना लिया। अगला स्टेप आता है दैट इज प्रोपागेशन। प्रोपागेशन, प्रोपागेशन में क्या होगा बच्चा, प्रोपागेशन में देखो ये क्लोरीन, ये आपका क्लोरीन का फ्री रेडिकल है, जैसे ही इसे दिखेगा CH4 का मॉलिक्यूल, ये क्या कराएगा, ये क्या कराएगा, ये क्या कराएगा, मैं क्या करता हूं, मैं 3H को ऐसे लिखता हूं और एक कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को इस तरीके से लिखता हूं। तो भैया जब एक फ्री रेडिकल का प्रेजेंस होगा वहां पर ये जो बॉन्ड है ये भी आपका होमोलिटिकली टूट जाएगा, सॉरी हाँ होमोलिटिकली टूट जाएगा, और होमोलिटिकली टूटने से क्या होगा, यहाँ पर जो Cl है वो H के साथ चला जाएगा
और यहाँ पे HCl का फॉर्मेशन हो जाएगा और साथ में एक दूसरा फ्री रेडिकल CH3 फ्री रेडिकल हमें जनरेट होता दिखाई दे देगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ना? चलिए अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर जो फ्री रेडिकल हमारा बना है वो कंज्यूम हो चुका है, तो अगले स्टेप में प्रोपोगेशन के क्या होगा, ये जो CH3 फ्री रेडिकल बना है ये वापस से क्लोरीन मॉलिक्यूल को तोड़ेगा। तोड़ेगा किस तरीके से? होमोलिटिकली तोड़ेगा, जिसके बाद क्या बनेगा, हमें मिलेगा CH3Cl और वापस से एक Cl फ्री रेडिकल जो है वो जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब वापस ये Cl फ्री रेडिकल आएगा और यहां से वापस से इस रिएक्शन को प्रोसीड करा सकता है, या फिर ये आकर के इधर वापस से या फिर ये वापस से इस पे रिएक्ट करके इस रिएक्शन को आगे प्रोसीड करा सकता है। वो बच्चे हमारे प्रोपागेशन स्टेप में आगे चलता जाएगा। लेकिन इसके बाद आता है बच्चा टर्मिनेशन। इसके बाद आता है आपका टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन स्टेप में क्या करना है, टर्मिनेशन स्टेप में हमें सब फ्री रेडिकल को यहां से एलिमिनेट कर देना। आइए देखते हैं कैसे होगा। तो हमें कौन कौन से फ्री रेडिकल मिले हैं। सबसे पहला फ्री रेडिकल हमारा Cl है, तो ऐसा भी हो सकता है कि Cl फ्री रेडिकल वापस से एक और सिस्टम में मौजूद Cl फ्री रेडिकल साथ कंबाइन करके Cl2 बना ले, जिससे रिएक्शन हमारी क्या हो, टर्मिनेट हो जाए। या फिर ऐसा हो सकता है कि बच्चा ये CH3 फ्री रेडिकल वापस से एक और CH3 फ्री रेडिकल के साथ मिल करके जो है यहाँ पर CH3 यानी कि इथेन बना ले और ये रिएक्शन जो हमारी वो क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए। या फिर ऐसा हो सकता है कि एक CH3 फ्री रेडिकल वापस से एक Cl फ्री रेडिकल के साथ जो है कंबाइन कर ले और क्या बना ले, CH3Cl, तो भी हमारा रिएक्शन टर्मिनेट कर सकता है एंड सो ऑन। क्लियर हो गया? तो क्या ये सवाल आप सभी लोग को क्लियर हो गया है? मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा, तो इसको जरा आप लोग नोट कर लीजिए। तो अगर ये सवाल हो गया, नोट हो गया, तो आइए चलिए अब बढ़ते बच्चों अपने अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल जो दिया गया है वो ये रहा आपके पीछे स्क्रीन पर। आइए, तो क्या बच्चा साइक्लोप्रोपेन का रिएक्शन करा रहा है हाइड्रोजन गैस के साथ इन प्रेजेंस ऑफ निकल एज ए कैटलिस्ट। टेम्परेचर मेंशन्ड है 80 डिग्री सेल्सियस। निकल यहां पर भी है, सेम काम करा रहे हैं, पर यहां पर Cl2 के साथ डार्क में इसको ट्रीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। आइए चलिए इस रिएक्शन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो बच्चा, कभी भी अगर आपको ऐसा कोई सिस्टम दिख गया जहां पे हाइड्रोजिनेशन कराया जा रहा है, ठीक है, आइए चलिए हाइड्रोजिनेशन वाले काम को थोड़ा समझ लेते हैं। यहां पर बच्चों, यहां पर देखो, यहां पर रिंग आपकी छोटी है, ठीक है, यहां पर रिंग आपकी छोटी है, तो यहां पे फ्रेगमेंटेशन तो नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। मैं डिटेल में इस चीज को बता सकता हूँ, पढ़ाऊंगा आप लोग को जब भी मैं ये जो है क्लास में आपको निकल के बारे में, इसके रोल के बारे में पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, टेम्परेचर के हिसाब से कि किस तरीके से फ्रेगमेंटेशन कराता है और किस तरीके से हाइड्रोजिनेशन कराता है। तो यहाँ पर चूंकि जब आपको साइक्लोप्रोपेन सिस्टम दिख रहा है, तो साइक्लोप्रोपेन सिस्टम में बच्चे यहाँ पर आपको रिंग स्ट्रेन दिखेगा। यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, रिंग स्ट्रेन दिखेगा, ठीक है, यहाँ पे क्या है, रिंग स्ट्रेन है। देखिए बच्चे, टिपिकल जो टेट्राहेड्रल बॉन्ड होती है, टिपिकल जो टेट्राहेड्रल बॉन्ड होती है वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। यहां पर भी दो हाइड्रोजन के साथ ये आपका कार्बन जो है, ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। तो सिंस ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, तो ये जो ज्योमेट्री प्रेफर करता है दैट इज टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में यहां पर बच्चों आप लोग को 109 डिग्री 5 मिनट का एंगल होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहां पर जो आपको एंगल देखने को मिल रहा है बच्चों, ये इससे काफी ज्यादा कम है। यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल आपको देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रेन सिस्टम है। यानी कि यहाँ पे अगर मैं आपको ऑर्बिटल्स की बात बताऊं, तो ऑर्बिटल्स आपके बच्चे कुछ इस तरीके से अरेंज हैं, और क्या है, इस तरीके से अरेंज है, और बहुत ही ज्यादा जो है स्ट्रेन है। क्या है बच्चे, यहाँ पे जो है ऑर्बिटल्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रेन है। तो पहले क्या करेगा, ये रिंग चाहेगा अपनी स्ट्रेन को कम करना, ठीक है। तो चूंकि ये स्ट्रेन को कम करना चाहता है और हमारे पास निकल का कैटलिस्ट है जो कि इसे वो सरफेस प्रोवाइड करेगा जहां पर ये हाइड्रोजिनेशन करा सकता है, तो क्या होगा, यहां पर बॉन्ड का क्लीवेज होगा बच्चे। और बॉन्ड के क्लीवेज होते ही एक कार्बन, दो कार्बन और तीन कार्बन का हमें एक एसाइक्लिक कंपाउंड मिलेगा। 3 कार्बन का एसाइक्लिक कंपाउंड, या फिर अगर मैं लिख के दिखाऊं आप लोग को, तो CH3 CH2 एंड CH3। तो बच्चों साइक्लोप्रोपेन, यहां पर क्या था, यहां पे आपका साइक्लोप्रोपेन था। साइक्लोप्रोपेन का जब हम हाइड्रोजिनेशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एज ए कैटलिस्ट, तो हमें प्रोपेन ऑप्टेन होता है। हमें क्या ऑप्टेन होता है बच्चा, प्रोपेन ऑप्टेन होता है। क्लियर है? सेम यही काम बच्चों आपका साइक्लोब्यूटेन में भी होगा, साइक्लोब्यूटेन में भी होगा, और यहां पर भी फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा,
ठीक है, यहाँ पर भी फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा, यानी कि हमें छोटे एल्केन्स नहीं बनाने हैं, हमें 4 मेंबर का ही एल्केन यहाँ पर भी एज अ प्रोडक्ट मिलेगा। तो वापस से मैं उसको लिख देता हूँ CH3 CH2 CH2 एंड CH3। ठीक है दोस्त, इन दोनों ही रिएक्शंस पे ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होने वाला है। आइए तो अगर मैं इस तीसरे रिएक्शन की बात करूं तो यहां पर बच्चों आप लोग को दिख रहा है, यहां पर आप लोग को दिख रहा है साइक्लोप्रोपेन वापस से है, क्लोरीन का एडिशन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डार्क और FeCl3। क्लियर है दोस्त, डार्क में हो रहा है रिएक्शन। ठीक है, ध्यान से देखना, अगर यहीं पर साइक्लोप्रोपेन की जगह अगर आपको नॉर्मल प्रोपेन दिया होता और ये सेम रिएक्शन करा रहा होता, ये सेम रिएक्शन अगर नॉर्मल प्रोपेन में करा रहा होता तो ये रिएक्शन अंडरगो नहीं कर रही होती। ठीक है, ये रिएक्शन अंडरगो नहीं कर रही होती, लेकिन यहां पर आपको साइक्लोप्रोपेन दिया गया है जो कि एक बहुत ज्यादा स्ट्रेन सिस्टम है। तो यहां पर क्लोरीन डार्क में क्या करता है, इस रिएक्शन को अंडरगो करता है और यहां से क्लीवेज होगा, क्लीवेज होगा। क्लीवेज होते ही दोस्तों आपको जो प्रोडक्ट मिलने वाला है, मैं इस तरीके से आपको जो है बॉन्ड लाइन नोटेशन नहीं दिखाता हूं, आपको मैं सीधे दिखाता हूं। तो जो प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है वो आपका होने वाला बच्चों 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। क्या होने वाला बच्चा, 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन यहां पर आपका फाइनल प्रोडक्ट होने वाला है। ठीक है, क्या नाम है इसका, इसका नाम है 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। मेरे ख्याल से ये बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। ठीक है, यहां पर ध्यान से देखिएगा, यहां पर बच्चों यहां पर डार्क कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, अगर यहीं पर लाइट वाला कंडीशन दिया होता, लाइट का कंडीशन दिया होता तो फिर हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जाते हैं, पर यहां पर हम जनरेट कराएंगे एक इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर है, यहां पर हम जनरेट कराएंगे एक इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि यहां पे मैकेनिज्म पूछा नहीं है इसीलिए मैं मैकेनिज्म के थ्रू जा नहीं रहा। क्लियर है, मेरी बात मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो इन तीनों प्रोडक्ट को आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, तो ये सवाल अगर आप लोगों ने नोट कर लिया तो हम बढ़ते हैं बच्चों अपने अगले सवाल के ऊपर। उससे पहले बस मैं एक छोटा सा रिमाइंडर आप लोग को ये बताना चाहता हूं कि दोस्तों अगर आप अभी तक हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो एक बार प्लीज चले जाओ प्ले स्टोर पर, हमारा एप्लीकेशन चेकआउट कर लो, टी विद केमिस्ट्री के नाम से वहां पर है। ठीक है, और जाओ एप्लीकेशन पे, तुम्हारे लिए बहुत सारी यूजफुल चीजें वहां मिलेंगी और जा करके उसको एक्सप्लोर करो। साथ में ही इस वीडियो को भी यार अपने दोस्तों के साथ जो शेयर कर दो। देखो, अगर तुम शेयर करोगे तो ही क्या होगा कि मेरी ये वीडियोस जो है ज्यादा दूर तक फैलेगी और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे दोस्तों की भी प्रॉपर हेल्प हो जाएगी। ठीक है दोस्त, अब इतने हेल्प की तो मैं उम्मीद तुम लोग से कर ही सकता हूं। ठीक है, आ जाओ चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, दैट इज व्हाट आर साइक्लोएल्केन्स। आओ चलो बच्चों, अगर ऐसा सवाल आपसे पूछ दिया जाए कि व्हाट आर साइक्लोएल्केन्स, तो ऐसे सवालों को आप कैसे टैकल करोगे, देखते हैं। तो अगर मैं एल्केन्स की बात करूं, देखो इसमें दो वर्ड लिखा हुआ है, साइक्लो, साइक्लो वर्ड है फ्रॉम साइक्लिक यानी कि रिंग फॉर्मेशन, रिंग बना हो, एंड एल्केन्स मतलब उसमें सैचुरेटेड सिस्टम हो, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही हो। क्लियर है दोस्त, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो और सिस्टम हमारा कैसा हो, साइक्लिक हो, उनको हम कहेंगे साइक्लोएल्केन्स। तो साइक्लोएल्केन्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है, साइक्लोएल्केन्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों, साइक्लोएल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n। ध्यान से देखो, CnH2n तुम्हारा जो जनरल फॉर्मूला है ये बिल्कुल तुम्हारे एल्कीन के जनरल फॉर्मूले से मैच करता है ना। आओ चलो समझते हैं। तो अगर तुम्हें साइक्लोएल्केन निकालना हो, साइक्लोएल्केन अगर तुम्हें जो है मतलब सॉरी, अगर तुम्हें साइक्लोएल्केन समझना हो, साइक्लोएल्केन के जनरल फॉर्मूले को समझना हो, तो उसके लिए तुम्हें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन समझना पड़ेगा। उसके लिए तुम्हें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन समझना पड़ेगा। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ये बताता है कि किसी मॉलिक्यूल में कितने डबल बॉन्ड्स हैं, कितनी रिंग्स हैं, या फिर कितनी रिंग्स और कितने डबल बॉन्ड हैं। इसकी जो वो क्या कैलकुलेशन है वो कौन करता है, वो आपका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन करता है। क्लियर है, आओ चलो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या फिर हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स, इसका जो फॉर्मूला हम इसमें यूज करते हैं यहां पर, वो होता है बच्चों नंबर ऑफ कार्बन प्लस हाइड्रोजन बाई 2 प्लस 1। क्लियर हो गया, आओ चलो इससे सॉल्व करके देखते हैं। नंबर ऑफ कार्बन की अगर मैं बात करूं, लेट से मैंने लिया आपका C4H8। क्लियर है, आओ चलो तो इसको सॉल्व करते हैं। कार्बन यहाँ पे कितना हो गया, कार्बन इज 4 प्लस, सॉरी प्लस यहाँ पर लगा हुआ है, दिस इज माइनस। ठीक है, यहाँ माइनस होगा, ये जो है यहाँ माइनस होगा, अच्छा माइनस। ठीक है, 4 माइनस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने बच्चों 8 है, 8 बाई 2 यानी कि 4
प्लस 1, यानी कि यहाँ पर हमारा du कितना आ रहा है, du आ रहा है हमारा 1, दैट मीन्स डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है। इसका मतलब C4H8 को अगर मैं बनाऊं, C4H8 को अगर मैं बनाऊं तो वहां पर एक डबल बॉन्ड भी हो सकता है या फिर C4H8 में एक रिंग भी हो सकती है। ठीक है, तो देख सकते हो जो रिंग वाला स्ट्रक्चर, ये हमारा जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कोई अनसैचुरेशन नहीं है, तो ये आपका क्या है, ये आपका साइक्लो, दिस इज साइक्लो एल्केन। लेकिन ऊपर देखो बच्चों, यहाँ पर अनसैचुरेशन है और ये आपका एसाइक्लिक सिस्टम है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे एल्कीन। क्या बात समझ में आ गई? जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, जो आपका जनरल फॉर्मूला है साइक्लो एल्केन और एल्कीन के लिए, वो क्या है, सेम है। कैसे पता लगाओगे कितने रिंग होंगे या कितने डबल बॉन्ड होंगे? तो बाय यूजिंग हाइड्रोजन डिफिशिएंसी इंडेक्स या फिर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है, ये फॉर्मूला और भी लंबा होता है, इसमें नाइट्रोजन और हैलोजन के बारे में भी यूजेस रहती है, पर उसकी हमें यहाँ पर नहीं है, इसीलिए मैंने उसको यहाँ पर बताया नहीं है। ठीक है, आओ ये हो गया। अगर तो सबसे पहले आप जनरल फॉर्मूला लिखोगे। ठीक है, जनरल फॉर्मूले के बाद आप क्या लिखोगे? जनरल फॉर्मूले के बाद देखो बच्चा, उसके बाद जो है बताता हूं, सिंपल जो इनकी नेमिंग होती है बच्चों, वो करते हैं साइक्लो एल्केन के फॉर्म में। ठीक है, जैसे कि जो सबसे सिंपलर हमारा ये साइक्लो एल्केन है, दैट इज C3H6। ध्यान से देखो, अगर C3 तीन कार्बन के अगर मैं एक सिस्टम को बनाऊं तो ये आपके तीन कार्बन के एक सिस्टम बनता है। देखिए हो क्या, ध्यान से देखिए, यहां पे अगर मैं 3 लगाया होता, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होता और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होता, तो ये आपको दिखता एन प्रोपेन। ये क्या रहता बच्चा, ये आपका एन प्रोपेन होता। लेकिन इसमें से अगर आपने 2 हाइड्रोजन निकाल दिया, एक हाइड्रोजन यहां से और एक हाइड्रोजन यहां से, और इस यानी मैं कार्बन का अगर नंबरिंग कर दूं, मान लो इसको पहला कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन, तो अगर मैं पहले कार्बन से एक हाइड्रोजन निकाल दूं, तीसरे कार्बन से एक हाइड्रोजन निकाल दूं, और पहले और तीसरे कार्बन को देखो बच्चे ऐसे जोड़ दीजिए, पहला कार्बन, दूसरा एंड तीसरा, तो पहले और तीसरे कार्बन को अगर मैंने इसे जोड़ दिया, तो ध्यान से देखोगे इस स्ट्रक्चर का जब फॉर्मेशन होता है तो कितने हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है? देखो ध्यान से, इसके 2 बॉन्ड्स बने हुए हैं तो 2 वैलेंसी खाली है H2, इसके भी 2 वैलेंसी खाली है H2, इसके भी 2 खाली है तो H2, यानी कि 6 ही हाइड्रोजन लगा। और यहाँ पर 2 2 4 3 2 5 3 8 हाइड्रोजन थे, दैट मींस 2 हाइड्रोजन का लॉस हुआ। यानी कि एक कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाने में 2 हाइड्रोजन का लॉस होता है। ठीक है, तो अगर 2 हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, तो यही हमने ऊपर पढ़ा ना, हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स, तो अगर 2 हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है तो HDI1 आएगा। ठीक है, 2 हाइड्रोजन के लॉस पे HDI1 आएगा, 4 हाइड्रोजन के लॉस पे HDI2 आएगा, 6 हाइड्रोजन के लॉस पे HDI3 आएगा एंड सो ऑन। ठीक है, अगर HDI1 है तो इसका ये मतलब है एक डबल बॉन्ड हो सकता है या फिर एक रिंग हो सकती है। क्लियर है? अब उसका साइक्लोएल्केन में आप जो है एग्जांपल्स लिख दोगे, कुछ एग्जांपल्स के बारे में लिख दोगे। कौन कौन से आपके एग्जांपल होंगे मेरे प्यारे बच्चों? सबसे सिंपलेस्ट क्या रहेगा बच्चा? 3 कार्बन। देखिए बच्चों, 3 कार्बन में ही जो है आपके रिंग का फॉर्मेशन हो सकता है, 2 कार्बन पे रिंग का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, तो मिनिमम साइक्लोप्रोपेन बनेगा आपका, फिर आपका साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, और ध्यान देना साइक्लोहेक्सेन है, बेंजीन नहीं। क्लियर है ना? क्लियर है? तो मेरे ख्याल से ये भी सवाल आप लोग जो है बहुत ही आसानी से टैकल कर लोगे। क्लियर है? लिख लो बच्चों, लिख लो इसको। चलिए एक बात और मैं बता देता हूं, और आप लोग क्या लिखोगे? देखो, इस कार्बन की भी अगर मैं बात करूं तो ये भी आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। लेकिन अगर यही ये एल्कीन होता तो जहां पे डबल बॉन्ड पाया जाता बच्चों, वो डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन होता वो आपका sp2 हाइब्रिडाइज हो जाता। ठीक है, पर यहां पर वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है, ये चीज भी आप नोट कर सकते हो। चलिए बच्चों, इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। चलो बच्चा, ये सवाल हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल क्या बच्चा? अगला सवाल है वुड्स और वुड्स-फिटिक रिएक्शन समझाना। आइए चलिए वुड्स और वुड्स-फिटिक रिएक्शन समझते हैं। तो वुड्स और वुड्स-फिटिक रिएक्शन बच्चा लोग आप लोग बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो। ठीक है, कि कुछ नया रिएक्शन नहीं है। वुड्स और वुड्स-फिटिक आप लोग इससे पहले पढ़ चुके हो। तो आज चलो वुड्स और वुड्स-फिटिक को मैं सीधे बताता हूं। पहले मैं वुड्स की तरफ चलता हूं। तो अगर वुड्स की बात किया जाए तो वुड्स बच्चों क्या होता है? आपके 2 मोल एल्काइल हैलाइड्स होते हैं, 2 मोल आपके अल्काइल हैलाइड होते हैं, और इनका ट्रीटमेंट होता है या फिर इनका रिएक्शन होता है बच्चों सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो बच्चों यहां पर क्या होता था? याद करो,
यहां से आपका 2 मोल NaX निकल जाता था, 2 मोल आपका NaX निकल जाता था, और फॉर्मेशन होता था, यहां पर फॉर्मेशन होता था आपका एल्केन का। याद आ रहा है कुछ? याद आ रहा है? 2 moles of alkyl halide when treated with sodium metal in the presence of dry ether, then alkane is formed and Na2X is मतलब formed as a side product। यही होता था ना। आइए चलिए देखिए, ये क्या बच्चा आपका, दिस इज योर एल्काइल हैलाइड। ठीक है, ये आपका 2 मोल एल्काइल हैलाइड है। आइए तो ये रिएक्शन द वुड्स आप लोग लिख ही लेंगे। इसके मैकेनिज्म को देख लेते हैं थोड़ा सा, इसके मैकेनिज्म से थोड़ा सा रूबरू हो जाते हैं। मैकेनिज्म क्या बच्चा, देखो भाई, सबसे पहले आपके पास 2 मॉलिक्यूल सोडियम के हैं, और जब 2 मॉलिक्यूल सोडियम के हैं तो बाबू ये क्या रिलीज करेंगे, सोडियम प्लस बनाएगा। सोडियम एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है ना बच्चे, है ना। तो ये क्या करेगा, इट विल डोनेट इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा, डोनेट करेगा। कैसे डोनेट करेगा बच्चा, यहां पर आपका बना है RX, ठीक है। तो भैया RX क्या होगा, RX यहां पर भैया एसिमेट्रिकली क्लीव करेगा। जब ये एसिमेट्रिकली क्लीव करेगा तो क्या होगा, इस R के पास, मैं R को यहाँ पर CH3 से रिप्लेस कर देता हूं ताकि रिएक्शन करने में थोड़ी सी आसानी हो। तो मैं इसको CH3 और X कर देता हूं। ये भैया यहाँ पर गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड होता है। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें CH3 फ्री रेडिकल मिल रहा है और साथ में X माइनस यहाँ पे निकल रहा है। क्या इसमें कोई दिक्कत है? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले स्टेप में बाबू, चूंकि यहां से हमें 2 इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन हुए थे, तो वापस से ये एक और इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये आपका कार्बनाइन जैसी स्पेशीज जो है वो फॉर्म कर ले रहा है। ध्यान से देखिए, यहां पर आपको एक कार्बनाइन जैसी स्पेशीज बनती दिखाई दे रही है। अब ये जो कार्बनाइन जैसी स्पेशीज बनी हुई है यहाँ पर, ये बच्चे आपका अटैक करेगी वापस से CH3Cl पे, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। ये आपका डेल नेगेटिव है, ये आपका डेल पॉजिटिव है, ये आपका एक न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल एक इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा और ये हमारा Cl एक लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकल जाएगा बच्चों। और यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ पे आप लोग को क्या निकलता दिखाई देगा, Cl माइनस। क्लियर होगा मित्र? यहाँ से Cl माइनस निकल रहा है, यहाँ से आपका Na प्लस आ रहा है, यहाँ से एक और आपका ये Cl, मतलब ये भी X है, यहाँ पर मैंने Cl नहीं लिया था तो वो ठीक है, यहाँ पे Cl ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बन रहा है CH3Cl। रुको मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट करता हूँ ताकि आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो। इसको X को हटा दो, यहाँ पे Cl डाल दो, कंफ्यूजन कम हो गई। यहाँ से X को हटा दो, यहाँ Cl माइनस डाल दो, कंफ्यूजन एकदम खत्म हो गई। देखो Na 2Na है तो 2Na प्लस भी निकलेंगे, 2Na प्लस और 2Cl माइनस भी हो गए, यानी कि भैया ये आपको बना दिया NaCl। तो दिस इज द मैकेनिज्म फॉर वुड्स रिएक्शन। ठीक है, वुड्स रिएक्शन का ये मैकेनिज्म है, ये आपका रिएक्शन जो आपको बिल्कुल लिखना है। ठीक है, और वुड्स रिएक्शन हमेशा ही सिमेट्रिकल एल्कीन बनाने के काम आता है। किसके काम आता है बच्चे? सिमेट्रिकल एल्कीन बनाने का काम आता है। तो ये पॉइंट भी आप लिख लेना, सिमेट्रिकल एल्कीन बनाने का काम आता है। ठीक है, सॉरी एल्केन है, सिमेट्रिकल एल्केन बनाने का काम आता है। ठीक है, और दूसरा चीज क्या है बच्चों कि मीथेन इससे हम नहीं बना सकते। मीथेन कांट बी प्रिपेयर्ड, मीथेन हम इस रिएक्शन से नहीं बना पाते। ये बात मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए तो अगर ये बात आप लोग को समझ में आ गई है तो अब बढ़ते हैं वुड्स फिटिक रिएक्शन की ओर। बड़े बच्चों आइए वुड्स फिटिक की बात कर लेते हैं। तो वुड्स फिटिक में क्या होता है बच्चों, ये देखिए हम बात करते हैं वुड्स फिटिक की। तो वुड्स फिटिक में क्या होता है, वुड्स फिटिक बाबू, 1 मोल एल्काइल हैलाइड वापस से सोडियम में जाएगा, लेकिन यहां पर अंतर क्या होगा कि 1 मोल आपका एराइल हैलाइड आएगा। मीडियम अभी भी हमारा सेम है, क्या है वो बच्चा, वो हमारा ड्राई। तो क्या हो रहा है बच्चा, 1 मोल एल्काइल हैलाइड, 1 मोल एराइल हैलाइड इन द इन कैसा मीडियम, इन क्या बाबू, इन ड्राई ईथर। ठीक है, इन ड्राई ईथर क्या बनाता है, यहां से वापस से, यहां वापस से क्या निकल रहा है, NaX बाहर हो जा रहा है 2 मोल, और हमें वापस से मिल रहा है, वापस से मिल रहा है एक, वापस से क्या मिल रहा है हमें, वापस से हमें एल्केन ही मिल रहा है। एल्केन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम इसको, वापस से हमें एक एल्केन ही मिल रहा है। हाँ बिल्कुल एरोमेटिक, यानी कि अगर मैं इसकी बात कर लूं तो यहाँ पर हमें मिल रहा है एक सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के लिए, एक सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हमें यहाँ मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बाहर जा रहा है दैट इज NaX। ठीक है, अगर इसको एक मैं रिएक्शन से आप लोगों को समझा दूं तो वो क्या रहेगा, मान लीजिए हमने लिया
CH3Cl, मान लीजिए हमने लिया मिथाइल क्लोराइड और इसका रिएक्शन कराया हमने, किसके साथ करा दूं मैं इसका रिएक्शन, इसका रिएक्शन मैं करा देता हूँ क्लोरोबेंजीन के साथ, ठीक है, इसका रिएक्शन मैं क्लोरोबेंजीन के साथ करा देता हूँ, मीडियम अभी भी सेम रहने वाला है, तो क्या होगा बच्चों, Cl NaCl बाहर हो जाएगा और यहाँ में मिल जाएगा टोलुइन, यहाँ में क्या मिल जाएगा, यहाँ में मिल जाएगा बच्चों टोलुइन, और साथ में NaCl जो वो बाहर हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है इसमें? चलिए दोस्तों, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो ये सवाल हो गया बच्चों, आइए बढ़िए अगले सवाल की ओर चलते हैं, ठीक है। चलिए ये सवाल देखते हैं। चलिए, इसमें से मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा, ये आपसे पूछ रहा है। आइए चलिए, तो अगर मैं मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर की बात करूं तो हमें ये देखना पड़ेगा, देखो बच्चे, ये दोनों स्ट्रक्चर की बात करो, CH3 ऊपर है, ये आपका एक्सियल है, ये आपका एक्सियल है, यहाँ पे आपको बच्चों डाई एक्सियल इंटरेक्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको डाई एक्सियल इंटरेक्शन देखने को मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्योंकि CH3 यहाँ पर इस तरीके से अरेंज होगा और यहाँ भी CH3 इस तरीके से अरेंज होगा और इनके बीच में आपको स्टेरिक रिपल्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये तो हमारा मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं होने वाला है। आइए चलिए बात कर ले CH3 की, तो ये भी आपका एक्सियल है, पर यहाँ पर आपका CH3 को इक्वेटोरियल है, इसका मतलब यहाँ पर जो आपका ये आपका क्या बोलते हैं हिंड्रेंस है वो यहाँ से कम होने वाला है, पर यहाँ पर जो हिंड्रेंस आपको देखने को मिलने वाला है वो क्या होने वाला बच्चों, वो आप लोग को यहाँ के हाइड्रोजन का जो यहाँ पर अप हाइड्रोजन होगा और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन अप होगा, तो यहाँ से आपको स्टेरिक हिंड्रेंस देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस बच्चों अभी भी है, ठीक है, और वो CH3 और H के बीच का डाइएक्सियल इंटरेक्शन है। इस स्ट्रक्चर की बात कर ले बच्चों, तो वापस से यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का अप हाइड्रोजन, इनके बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक क्राउडिंग आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात कर लूं तो यहाँ पर बच्चों सिर्फ हाइड्रोजन ही पाया जा रहा है और दोनों ही जो हमारे मिथाइल ग्रुप है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर है, तो यहाँ पर आपको मिनिमम या फिर इन चारों स्ट्रक्चर में सबसे कम रिपल्शन देखने को मिलने वाला है। दैट मींस यही हमारा मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो डाइएक्सियल इंटरेक्शन है वो क्या है, मिनिमम है। क्लियर हो गई बात ये? तो ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर, ठीक है। आइए, तो ये सवाल हो गया। चलिए बच्चों अगले सवाल की ओर चलते हैं, ठीक है। तो अगला सवाल क्या है, आइडेंटिफाई एसिड्स एंड बेसिस अमंग द फॉलोइंग, ठीक है। तो एसिड और बेसिस की मैं बात कर लेता हूं बच्चों, एसिड और बेसिस की बात कर लेता हूं, थोड़ी सी आपको चीजें समझा देता हूं एसिड और बेसिस की, ठीक है। तो एसिड और बेस में देखना बच्चों, एसिड में ध्यान देना कौन कौन से इसमें से एसिड है, तो BF3 आपका एसिड है, जी हाँ BF3 बिल्कुल आपका एसिड है। क्यों आपका एसिड है BF3, क्योंकि बोरॉन के पास आपका वैकेंट p ऑर्बिटल है जो कि लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, दैट इज व्हाई ये हमारा एसिड है। NH3 की बात कर ले तो NH3 हमारा बेस है, NH3 हमारा बेस है क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, ठीक है। H2O की बात कर ले, H2O का बच्चा हमारा एसिड भी होता है और बेस भी होता है, क्योंकि H2O बच्चा आपका एम्फोटेरिक होता है, ठीक है। तो H2O आपको आप इस कैटेगरी में भी लिखोगे और H2O को आप इस कैटेगरी में भी लिखोगे, दैट मींस वो आपका एम्फोटेरिक होता है, ठीक है। H2O कैन एक्ट एज अ बेस एज वेल एज एन एसिड। SiF4 की बात करें बच्चों, तो SiF4 आपका एक एसिड होता है, ठीक है, ये आपका एक एसिड होता है, क्योंकि SiF4 में जो सिलिकॉन है बच्चों, सिलिकॉन के पास आपका वैकेंट d ऑर्बिटल होता है, ये इसके पास क्या होता है, वैकेंट d ऑर्बिटल होता है, तो ये क्या कर सकता है, ये आपका इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। तो पहला सवाल मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्लियर है। आइए चलिए यहाँ पर दूसरे सवाल की बात कर लेते हैं। तो खैर दूसरा सवाल तो मैंने आप लोग के लिए होमवर्क के लिए लाया था, ठीक है, ये सवाल आपका होमवर्क है, इसको आप लोग जरूर से ट्राई करो। इसका जो आंसर रहेगा वो मैं पिन कमेंट में जरूर से दे दूंगा, पर मैं चाहता हूं कि अगर आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप लोग इसको एक बार जरूर से ट्राई करो, ठीक है। और एसिड बेस और कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी मैं और चीजें बता देता हूँ, जैसे एसिड बेसिस के कॉन्सेप्ट में आप लोग को अर्हीनियस कॉन्सेप्ट पढ़ना है। अर्हीनियस स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, अर्हीनियस। तो अर्हीनियस कॉन्सेप्ट में एसिड क्या होता है, एसिड वो होता है जो H+ देता है, बेस वो होता है जो OH माइनस देता है, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है ब्रॉन्स्टेड लोरी में एसिड वो होता है जो H+ देता है और बेस वो होता है जो H+ लेता है। और तीसरा कॉन्सेप्ट है बच्चों आप लोग का, दैट इज लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। इसके हिसाब से जो आपका क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं वो आपके एसिड्स होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर आपके डोनेट करते हैं वो आपके बेसिस होते हैं, ठीक है, वो आपके क्या होते हैं, बेसिस होते हैं, ठीक है। इसके अलावा और हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट भी है,
ठीक है, तो वो फिलहाल अभी मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, फिलहाल हम जो है इस वीडियो को मतलब इस वीडियो में सिर्फ इन नए टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस का भी कॉन्सेप्ट एक और आपके पास होता है। ठीक है, और भी कई सारे कॉन्सेप्ट है एसिड बेसिस के, ऐसा नहीं है, पर फिलहाल तो ये रहा। चलिए, तो इसको क्या कीजिए, आप एक बार नोट करिए, तब तक मैं अगले सवाल को मतलब रिव्यू करता हूं, अगले सवाल को देखता हूं। तो अगले सवाल को अब देखते हैं बच्चों। अगला सवाल आओ, अगला सवाल क्या रहा, अगला सवाल ये रहा बच्चा, कह रहा है आइडेंटिफाई द स्ट्रॉन्गर एसिड। ठीक है, इन दोनों में से हमें स्ट्रॉन्गर एसिड को आइडेंटिफाई करना है। आइए पहले केस की बात कर लेते हैं। तो पहले केस में अगर हमें स्ट्रॉन्गर एसिड को आइडेंटिफाई करना है, तो हमें जो हमारा मेटल एटम है उसका OS निकालना पड़ेगा। तो पहले केस की बात करें तो Fe यहां पर आपका बच्चों, पहले केस में जो आयरन है वो आपका 2+ स्टेट में है। वहीं अगर इस केस की बात करूं तो यहाँ पर Fe आपका 3+ स्टेट में। ध्यान से देखना कैसे निकाला हमने, Fe को हमने x मान लिया, H2 हमारा न्यूट्रल है, H2 हमारा एक मॉलिक्यूल है, तो उसके लिए जो उसका ऑक्सीजन नंबर होगा वो 0 होगा, और ये बराबर हो जाएगा आपका 2 के। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। सेम केस यहाँ पर किया तो हमें वैल्यू 3 मिल गई। या ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखना, ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे बढ़ता है, एसिडिक नेचर या फिर कहें कि वो हमारा ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, दैट मींस Fe3+ इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन Fe2+, यानी कि हमारा ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रॉन्गर है देन हमारा दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, आइए दूसरा देखते हैं। H2CrO4 है और HMnO4 है। Cr का OS निकालोगे +6 आएगा बच्चों, निकाल के देख लेना। Mn का निकालोगे +7 आएगा। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर इज द एसिडिक कैरेक्टर, और ये रहा हमारा एसिडिक कैरेक्टर। क्या इसमें कोई दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत है? तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए देखिए, SiOH का होल 4 है और GeOH का 4 है। तो इसको देखते हैं कौन सा है भैया, कौन सी गुहार सुनेगा प्रभु, क्या फिर कहें शिव जी सुनो पार्वती, कहें शिव जी सुनो पार्वती बच्चा। तो सिलिकॉन आ रहा है, सिलिकॉन से जर्मेनियम में जा रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर आपका क्या है, ये जो SiOH का होल 4 है ये आपका एक बेटर एसिड है, क्योंकि एसिडिक कैरेक्टर जो होता है वो नीचे जाने पे बच्चों डिक्रीज करता है। दैट मींस SiOH4 जो होगा वो आपका एक बेटर एसिड होगा इन कंपेयर टू GeOH का होल 4। ठीक है, मेरे ख्याल से ये सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक, आइए, क्योंकि ये सारे जो आपके सवाल है बच्चों ये आपके 1 वर्ड्स के हैं, इसीलिए मैंने इनको इस तरीके से कराया, वरना मैं प्रॉपर इनको डिटेल में करा रहा होता, जो कि मैं अभी भी कराऊंगा हमारे लेक्चर सीरीज के अंदर। समझ गए? चलो ठीक है, आ जाओ। अगला सवाल ये देखो बच्चों, BF3 इज अ वीकर लेविस एसिड देन BCl3 एंड BI3। ध्यान से एक बात और समझ लेना कि अभी शायद तुम्हारे पास इतना समय नहीं है कि तुम हर एक चीज को बहुत डिटेल में पढ़ पाओ, क्योंकि अभी तुम्हारा बेसिक फोकस ये होना चाहिए कि तुम मैक्सिमम मार्क्स जो है वो गेन कर लो। समझ रहे हो? तो देखो बच्चा, BF3 को एक वीकर कहा जा रहा है कि BF3 एक वीकर एसिड है देन BCl3 एंड BI3। आइए देखते हैं। तो अगर मैं BF3 की बात करूं तो देखो बच्चों, मैं बनाता हूं BF3 मॉलिक्यूल। ध्यान से देखो, तो यहां पर जो बच्चों ओवरलैप हो रहा है, ये बच्चों ओवरलैप आपका हो रहा है, इसका 2p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा और इसका भी आपका 2p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, जिसकी वजह से इसके फ्लोरीन के जो लोन पेयर्स है वो क्या करेंगे, वो करेंगे आपके बैक बॉन्डिंग। वो क्या करेंगे, आपके बैक बॉन्डिंग करेंगे। क्या ठीक है बच्चा, क्या करेंगे, बैक बॉन्डिंग करेंगे। तो क्या होता है, 2p का जो ओवरलैपिंग होती है वो बहुत ज्यादा बेटर होती है देन 2p 3p के और देन 2p 4p के। ठीक है, और वही अगर क्लोरीन में बात करें तो यहाँ पर बच्चों देखो, यहाँ पे 2p और यहाँ पे 3p ओवरलैप होगा, और आयोडीन में आपका 2p और आपका 5p ओवरलैप होगा। ठीक है, 2p और 5p ओवरलैप होगा। तो बच्चों 2p और 5p ओवरलैप जो है ये बहुत ही पुअर होगा। जब ये बहुत ही ज्यादा पुअर होगा तो ये जो लोन पेयर है ये कभी भी इसके वैकेंट ऑर्बिटल में नहीं जाएंगे। ध्यान से देखना, क्योंकि अगर ये लोन पेयर अगर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में चले जाएंगे तो इसका वैकेंट ऑर्बिटल तो फिल हो जाएगा, और जब इसका वैकेंट ऑर्बिटल फिल हो जाएगा तो वो बाहर से और इलेक्ट्रॉन क्यों लेना चाहेगा, और वो क्यों एक एसिड की तरह एक्ट करना चाहेगा। समझ रहे हो? तो BF3 क्या करता है, वो करता है बैक बॉन्डिंग। ठीक है, उसके बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए ये बच्चों आपका एक वीकर लेविस एसिड होता है। वहीं पर जो BI3 है वो बैक बॉन्डिंग उतना एक्सटेंसिवली नहीं कर पाता है, इसीलिए ये आपका क्या है, एक स्ट्रॉन्गर लेविस एसिड है, जैसा कि यहां पर दर्शाया गया है। समझ गए? आइए चलिए, अगर ये हो गया तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, AgI2- ज्यादा स्टेबल होता है देन AgF2- के। भाई देखिए, यहां पर अगर मैं बात करूं Ag की, तो Ag यहां पर प्लस स्टेट में है
और यहाँ पर वो जो है I माइनस के साथ कंबाइंड है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो Ag प्लस आपका F माइनस के साथ कंबाइंड है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसके नेचर की बात करूं तो ये आपका सॉफ्ट एसिड है, और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपका क्या है, ये भी आपका सॉफ्ट बेस है। अगर मैं Ag प्लस की बात करूं तो ये आपका सॉफ्ट एसिड है, लेकिन ये F माइनस की बात करूं तो ये आपका हार्ड बेस है। ठीक है, तो हमें पता है कि सॉफ्ट सॉफ्ट या हार्ड हार्ड इंटरेक्शन जो है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। इसका मतलब यहाँ पर सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस का बना हुआ जो कंपाउंड होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो एज पर HS हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट AgI2 माइनस इज मोर स्टेबल देन AgF2 माइनस। समझ गए? तो हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट लगा के इस सवाल को तुम आसानी से निपटा सकते हो। ठीक है, आज बच्चे अगले सवाल में चलते हैं। तो अगला सवाल ये हो गया, SnCl4 आपका लेविस एसिड है या फिर लेविस बेस है। तो आइए SnCl4 की बात कर लेते हैं। SnCl4 की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो SnCl4 आपका क्या बच्चा, SnCl की बात करें तो Sn कहां आता है, कौन सी गुहार सुनेगा प्रभु। कहां आता बच्चों, कौन सी गुहार सुनेगा प्रभु। तो ये देखते हैं, तो यहां पर ध्यान से देखोगे तो यहां पर Sn के पास बच्चों आपके d ऑर्बिटल प्रेजेंट है। Sn के पास क्या बच्चों आप लोग के d ऑर्बिटल प्रेजेंट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ पर खैर यहाँ पर p ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है, पर d ऑर्बिटल भी यहाँ पर वैकेंट है और खाली है और प्रेजेंट है। आइए देखिए, तो जब इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल बच्चा प्रेजेंट होगा, जब वैकेंट d ऑर्बिटल इसके पास प्रेजेंट होगा, इसका ये मतलब होता है कि ये आपका लेविस एसिड तो बन जाता है ना लेविस एसिड। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या आपके वैकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट है। ठीक है, तो SnCl4 आपका बच्चों लेविस एसिड है। लेकिन SnCl4 में जो ये क्लोरीन मॉलिक्यूल दिख रहा है बच्चों, जो ये क्लोरीन मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है, क्लोरीन के पास आपके लोन पेयर भी प्रेजेंट है। तो ये लोन पेयर को डोनेट करके एज अ लेविस बेस भी एक्ट कर सकता है। तो यहां से एक बात आप लोग समझ लेना कि SnCl4 जो है वो आपका लेविस एसिड की तरह भी काम कर सकता है और लेविस बेस की तरह भी काम कर सकता है, जहां पर क्लोरीन हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा होगा और वही Sn हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो SnCl4 कैन एक्ट बोथ एज अ लेविस एसिड एज वेल एज अ लेविस बेस। क्लियर दोस्त? तो ये थे आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सेमेस्टर एग्जाम 2026 से। तो मुझे लगता है कि यहां तक आप लोग को चीज समझ में आ गई होंगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए। मैं दूसरी सीरीज भी जल्दी से आप लोग के लिए लेके आऊंगा ताकि आप लोग अपने प्रिपरेशन को एस कर सको। टिल देन, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। फोड़ के आना।